हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इमडेलो में। तो देखिए, आज जो है हमारी कंप्यूटर की क्लास नंबर 4 है। आई एम सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो उस वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई लेक्चर्स और ना ही अपलोड कर पाई। अभी फ़िलहाल ठीक है, तो मैं लेक्चर्स एक साथ ही रिकॉर्ड कर दूंगी और फिर उसे टाइमली अपलोड कर दूंगी। ओके, तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे? जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आप लोगों के लिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अभी भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड ही की जाती है एमरेलो के द्वारा, बट आने वाले टाइम में हम एसएससी, एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी, ओके, और भी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे कोर्सेज लॉन्च करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए ये 2 एग्ज़ाम्स मेरे दिमाग में है। सो कोई अगर इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहता है इन फ्यूचर, तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, तो देखो, अभी तक जो जनरेशन्स इवॉल्व हुए हैं कंप्यूटर के, वो कितने हैं? 5। ठीक है, कितने? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब मैम 6th भी तो जनरेशन है? नहीं, अभी फ़िलहाल सिर्फ 5th जनरेशन है, और 6th जनरेशन पढ़ाने के लिए मैं जहाँ तक मुझे लगता है मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, ना ही आप लोग रहेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एक पूरा डिकेड लगता है। 100-150 सालों का एक डिफरेंस होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा पाऊँगी इसको। एंड हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ेगी कि 5th जनरेशन कंप्लीट हो गया, अभी 6th जनरेशन कुछ चीज़ ऐसे, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ 5th जनरेशन तक ही पढ़ना है। ओके, अब 5th जनरेशन तक पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ईयर ध्यान में रखने। तो ईयर, एग्जैक्टली ईयर आपको कभी भी ध्यान में नहीं रखना है, बस उसका एक जो दशक होता है वो ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट जनरेशन माना जाता है 1940s के टाइम पे, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कहा जाता है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, तब कंप्यूटर का एक्चुअली में इन्वेंशन हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो है फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जब वो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम जो था ना, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ नहीं की गई है, फर्स्ट जनरेशन में इवोल्यूशन हुआ है। इसलिए यहाँ पे ईयर 1949 कंसिडर किया जाता है। ठीक है, 1949 कंसिडर किया जाता है। और इसमें ना आप क्या कर सकते हो, एक बार 1949 याद रखो, और इसमें ना आप 7-8 साल का डिफरेंस रख सकते हो। ऐसे करो कि 7 ईयर्स का डिफरेंस रखो, जैसे कि 1956। ठीक है, ऐसे। अब मैम ये ईयर सच में हमको याद रखने का, तो पूरा ईयर याद नहीं रखना है, ये स्टार्टिंग वाला ईयर याद रखना है। और यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे 1989, बस 1989 आपको ध्यान में रखना है। और फिर ये तो प्रेजेंट तक, प्रेजेंट डेट माने अभी 2022 तक। तो अब बीच में के जो ईयर्स है वो आप आराम से अपने दिल से भर सकते हो, 7 to 8 ईयर्स का गैप रख के, जैसे 1956, फिर 1964। ओके, 1964 कर सकते हो। मैंने मेरी बुक में भी ऐसे ही लिखा कर दिया है, डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ईयर पे क्वेश्चन नहीं आते तो एकदम इरिलेवेंट हो जाता है ये चीज़। बस इतना ध्यान रखना है कि हर एक जनरेशन इवॉल्व होने में कम से कम 7-8 साल, 10 साल इतना डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, 1964, देन 1964 to 1972। ओके, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? यहाँ पे देख रहे हो कि मैं जो है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, यहाँ पे मैं ईयर चेंज कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 1949 हुआ, बाद में 1956, 1956 के बाद 1964, ओके, देन 1972, 1972 टू 1989। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि 10-10 साल का डिफरेंस ऐसे क्रिएट कर रही हूँ, मतलब एक डिकेड का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो ये ईयर वैसे आएगा नहीं, तो ध्यान में उतना भी रखना नहीं है। तो ये क्या है? जनरेशन्स। और ये इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ है, ये ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रखी है हर एक जनरेशन में। तो फर्स्ट जो जनरेशन था बच्चों, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो है वैक्यूम ट्यूब। क्या है? वैक्यूम ट्यूब की जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। हम देखेंगे आगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो सेकेंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है।
ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। और जो हमारा फोर्थ जनरेशन है ट्रांजिस्टर, जो हमारा थर्ड जनरेशन है एक्चुअली, उसमें इंटीग्रेटेड चिप्स, थर्ड जनरेशन के टाइम पे इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट इवॉल्व हो चुके थे, इजाद हो चुके थे। तो यहाँ पे जो है थर्ड जनरेशन के टाइम पर स्मॉल जो हमारा इंटीग्रेटेड जो कनेक्शंस है, ठीक है, SSI यूज़ हुआ है यहाँ पे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी यूज़ हो रखा है। ठीक है, याद रखना है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। एंड देन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी यूज़ हो रखा है। अब थर्ड जनरेशन में अगर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है तो क्या वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ नहीं हुआ होगा? होता है, ऐसा नहीं है। वो जो हमारा वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है तो क्या ये बंद हो चुकी है? नहीं, अभी भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब वो लोग बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक कि हम उस टेक्नोलॉजी को देख सके, नॉट देख सके, समथिंग क्या कहते हैं उसे, मुझे सही वर्ड याद नहीं आ रहा, वेट, लाइक कि किस तरह से पहले बने थे वैक्यूम ट्यूब उनको, और फिर अभी के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस वैक्यूम ट्यूब को बना के कितना हम उसको सस्टेनेबल रख सकते हैं, कितना हम उसे अच्छे से इवॉल्व कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों को स्पेस में भी भेज सके। ठीक है, अगर नई नई सिविलाइजेशन बनानी है स्पेस में, तो आप जो है आपके पूर्वज ने जो चीज़ें यूज़ कर रखी है वो भी तो भेजेंगे वहाँ पर, है ना। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही भेजोगे वहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब ज़ीरो से सारी चीज़ें वहाँ पे जाती है। ठीक है, अगर कहीं नई सिविलाइजेशन बनानी भी है, यहाँ से अगर आपको मार्स जाना है, इलॉन मस्क अगर आपको मार्स में भेज भी रहे हैं, तो इलॉन मस्क इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ज़ीरो से जो स्टार्टिंग हो रखी है चीज़ें, जैसे वैक्यूम ट्यूब से स्टार्टिंग हो रखी है चीज़ें, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, ठीक है, ज़ीरो से हीरो बन सके हम वहाँ पर भी। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से वैक्यूम ट्यूब अभी भी बनते हैं, ये बताना चाहती थी मैं। तो जैसे कि जो हमारा ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ये फोर्थ जनरेशन में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या है आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। देन VLSI भी यूज़ होता है यहाँ पे। अब VLSI क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन VLSI जो है ये फिफ्थ जनरेशन में भी यूज़ होता है, और इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमने फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन देखे, उसके ईयर देखे, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है वो देखी। अब वन बाय वन हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? वैक्यूम ट्यूब। क्या है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है कुछ इस तरह से दिखती है। लेट मी जस्ट पुट इमेज ओवर हियर, या ये, ठीक है, ये है वैक्यूम ट्यूब। तो इसका जो है फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया इस टेक्नोलॉजी का टू क्रिएट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा माना जाता है 1904, ठीक है, 1904 टू 1906 के दरमियान, इस कार्यकाल के दरमियान जो है वैक्यूम ट्यूब का इजाद हुआ, वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन किसने किया था? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ईयर नहीं पूछता है, इन्वेंशन किसने किया था ये पूछता है। तो फ्लेमिंग एंड ली डी फॉरेस्टो ने किया था। ठीक है, एम्ब्रोज फ्लेमिंग एंड ली डी फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट नहीं, सॉरी, फॉरेस्ट, ली डी फॉरेस्ट, इन दोनों ने मिलके वैक्यूम ट्यूब का क्या किया था? इजाद किया था। ली डी फॉरेस्ट ने जो सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये अपर PCS के एग्जाम में या फिर किसी एग्जाम में, ये स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई ली डी फॉरेस्ट ने जो वैक्यूम ट्यूब बनाया था, पहला वैक्यूम ट्यूब, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑडियन। क्या नाम है उसका? ऑडियन। उसकी भी इमेज रखी है मैंने, ये देखो, ये है ऑडियन, ये है ली डी फॉरेस्ट, और ये है उनका ऑडियन। पहला इनका वैक्यूम ट्यूब जो इन्होंने बना रखा है। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब को देख कर क्या लग रहा है आप लोगों को? ये बल्कि लग रहा है, बड़ा लग रहा है। अब ये जो है इन्होंने जो बनाया था, ये इनके अंगूठे के साइज का बनाया था, मतलब इतना छोटा बनाया था इन्होंने। ठीक है, बहुत ही स्मॉल था ये ऑडियन, इसीलिए इतना ज़्यादा ये फेमस है।
ठीक है, पहला छोटा वाला था। लेकिन वैक्यूम ट्यूब जब बनाया गया था 1904 टू 1906 का जो था इवोल्यूशन, उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रूम साइज के हुआ करते थे। लाइक आपको पता है वो मार्क 1 जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो मार्क 1 जो कंप्यूटर है वो 52 फीट का था। कितना? 52 फीट का था। तो इवॉल्व होते होते हम इतने ज़्यादा इवॉल्व हुए कि अब हम हमारे पास अब सबके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, टैबलेट है, तो साइजेस जो है कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, साइजेस जो है कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं और चीज़ें जो है ज़्यादा फास्ट होती जा रही है। ठीक है, टाइम के साथ ये चीज़ें इवॉल्व हो रही है। अब वैक्यूम ट्यूब जैसे कि मैंने कहा कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे थे। सेकेंडली इसमें एक चीज़ थी, एक डेंजरस चीज़ थी कि ये जो है फायर, ठीक है, इसमें आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, आग भी लग चुकी थी, बहुत बार एक्सीडेंट भी हुए थे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें वॉल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये वॉल्स में क्या, ये वॉल जो होते हैं, अब जैसे हमारा जो क्या कहते हैं वाटर टैप होता है घर का। ठीक है, जैसे हम वाटर टैप को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका वाटर है, जिस हिसाब से आप उस वॉल को ओपन कर रहे हो, लाइक थोड़ा सा ओपन किया तो वाटर का भी स्पीड उतना ही होगा, लेकिन फुल फोर्स में ओपन कर दिया तो वाटर का स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेम यहाँ पे वॉल जो यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब में, तो जो वो पावर जो हमें भेजनी होती थी, पावर किस लिए हमें इसमें भेजनी होती थी कि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। तो वैक्यूम अगर आपको पावर वैक्यूम क्रिएट करना है तो पावर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ठीक है, पावर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और ये स्पेस बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहा था, बहुत ज़्यादा इसको स्पेस भी चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा एरर या कहूँ कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा रूम रखा गया था साइंटिस्ट के द्वारा। तो इतना ज़्यादा रूम रखा गया, रूम ऑफ एरर था। तो ऑब्वियस है कि पूरी कायनात ये साजिश करती है कि हर चीज़ अच्छे से मिले। देखो हमें, अब मैं अभी इस टैबलेट पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ कि हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ। तो ये वैक्यूम ट्यूब का भी ऐसे ही हुआ कि भाई ये फायर वगैरह हो रहा था तो किसी के दिमाग में चीज़ें आई कि नहीं, वैक्यूम ट्यूब को बंद करना पड़ेगा और इसके अलावा जो है, या फिर इससे अच्छा बेहतर कुछ लाना पड़ेगा। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन में ख़त्म हो गया और इवॉल्व होकर दूसरी चीज़ आती है ट्रांजिस्टर। क्या आती है? ट्रांजिस्टर। सेकेंड जो जनरेशन है वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ट्रांजिस्टर। ओके, तो देखो ट्रांजिस्टर जो है ये इन्वेंट किया था विलियम शॉकली और जॉन बार्डी ने। ये बहुत बार पूछा जाता है, मैंने इमेज आई थिंक रखी है, हाँ ये है ट्रांजिस्टर, ओके। तो ये जो है ट्रांजिस्टर, ये किसने बनाया था? विलियम शॉकली और जॉन बार्डिन ने। विलियम शॉकली एंड जॉन बार्डिन, ठीक है, जॉन बार्डिन ने। ये कब बनाया था? ये 1947 की बात है। कब? इन 1947 जो है ये विलियम शॉकली और जॉन बार्डिन ने मिलके ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया और ये जो है सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया जा रहा था। अब ये सेकेंड जनरेशन में क्यों यूज़ किया जा रहा था? तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। सबसे पहला फ़ायदा था कि ये जो था कॉम्पैक्ट था साइज़ में, ठीक है, कॉम्पैक्ट था साइज़ में और पावर भी बहुत कम लगती थी। पावर कम लगती थी माने तो फिर ये चीप था, ठीक है, सस्ता था, साइज़ कम थी और ये फास्टर था कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, फास्टर था कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब और रिलायबल था, मोर रिलायबल दैन वैक्यूम ट्यूब। अब रिलायबल माने इसकी जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि देखो वैक्यूम ट्यूब में क्या हो रहा था कि आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। तो अगर आग लगती है तो क्या होता है, पूरा का पूरा सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब से ट्रांजिस्टर का ईजाद हुआ था तो ये सारी चीज़ों में फ़ायदा होने लगा और फिर जो है
सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ जो शुरू हो चुका था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया और उस कंप्यूटर को कमर्शलाइज किया गया, यानी एक तरह से उसको यूज़ किया गया, ठीक है, सब लोगों के द्वारा यूज़ किया गया या फिर कंपनियों के द्वारा। पहले क्या होता था पता है क्या, जैसे अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पीसी यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर जो है ईजाद होते थे। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर जैसे वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर है कि कोई कंपनी ही उसको यूज़ करेंगी। जब तक उसको इवॉल्व नहीं करेंगे, जब तक उसको अच्छे से हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो ग्राउंड रियलिटी पे या मार्केट में नहीं उतारते थे वो चीज़। ऐसे समझ लो जैसे स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होते हैं या फिर व्हीकल ही समझो, ठीक है, व्हीकल ही समझो। तो इसमें क्या होता है पता है क्या, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल समझो या फिर व्हीकल समझो, तो इसमें इतना ज़्यादा टेस्टिंग होता है कि इवोल्यूशन का जो इवॉल्व करने का जो इसका परसेंटेज होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये टेस्टिंग वगैरह होके 10-10, 15-15 साल का एक गैप होता है कभी कभी, तो ठीक है। तो उसमें वो इजाद होकर आप लोगों के सामने मार्केट में आने तक 10-10, 15 साल का डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर था, जो पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया या फिर ट्रांजिस्टर जो है ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। तो ये था IBM का कंप्यूटर, IBM 1401। बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान में रखना, IBM 1401। और ये जो है लॉन्च कहाँ किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया था नेपाल में, ठीक है, नेपाल में यूज़ किया गया था। अमेरिका में इसको लॉन्च नहीं किया था, यूज़ नहीं, सॉरी, लॉन्च। ये इसको लॉन्च कहाँ किया गया था बच्चों, नेपाल में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट जो है ये था ट्रांजिस्टर हमारा, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो है IC। अब IC क्या है, ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड चिप भी कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, आई एम सॉरी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो है 1950s की बात है जब ये इसका इन्वेंशन हुआ। इसका इन्वेंशन किसने किया, तो जैक किल्बी, ठीक है, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी। ओके, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी इन 1950। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया SSI LSI, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसमें सिलिकॉन यूज़ किया जाता था। क्या यूज़ किया जाता था, सिलिकॉन यूज़ किया जाता था। तो अभी भी सिलिकॉन यूज़ करते हैं क्या मैम, जी हाँ, अभी भी सिलिकॉन ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन से होते हैं, SSSI, ठीक है, LSI, MSI, सॉरी, MSI, LSI, VLSI, ULSI। अब ये क्या है, तो ये देखो SSI क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये क्या चीज़ है मैम, ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हो आप लोग कि SSI, इसको SSI कहना है, इसको MSI कहना है। तो ये नंबर ऑफ कनेक्शन, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बीच में का जो कनेक्शंस है उसी की वजह से जो है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, या फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे, आप लोगों को मैं इमेज दिखाती हूँ, ये इमेज, ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, ये इमेज, लेट मी जस्ट पुट ओवर हियर, हाँ, ये है ट्रांजिस्टर की कनेक्शंस की इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर है मैम, जी हाँ। तो ये तो अभी का जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। ये क्या है, अभी का इंटीग्रेटेड, मतलब इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। पहले क्या होता था कि स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट होता था, तो इसमें कनेक्शन जो होते थे ट्रांजिस्टर के वो बहुत कम होते थे, कितने, 10 से लेके 20, ठीक है, कनेक्शन। नंबर ऑफ कनेक्शन के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। जैसे SSI में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में यहाँ पे 10 से 20 ही कनेक्शन होते थे। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो कनेक्शन होते थे वो 100 to 200 के बीच में कनेक्शन होते हैं। ये जो है ट्रांजिस्टर के बीच में जो कनेक्शन है इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। देन आपका जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता था, इसमें जो थे नंबर ऑफ कनेक्शन वो थे 1000 प्लस, ठीक है।
और फिर वहीं अगर आप VLSI कंसिडर करो तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा है ना, 10K से ज़्यादा जो है यहाँ पे कनेक्शंस हुआ करते थे ट्रांजिस्टर के बीच के। फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन है इसमें 1 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा जो है कनेक्शंस होते थे बिटवीन ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये इमेज मैंने वैसे बुक में प्रोवाइड कर रखी है, डोंट वरी, बस आप ध्यान से सुनो, ओके। तो ये जो है ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया करते थे। तो हमने क्या देखा कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई अभी तक, हमने देखा वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। देन हमने देखा ट्रांजिस्टर के बारे में, और फिर हमने आईसी के बारे में। ये सारे जो है टेक्नोलॉजी हमने आराम से देख लिया अभी। तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई वो देखा हमने। अब फर्स्ट जनरेशन जो है, ये फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था कि बैच प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग होती थी, और बैच प्रोसेसिंग माने एक लॉट के हिसाब से, एक पूरा एक लॉट, जैसे एक ग्रुप समझो, ठीक है, ग्रुप समझो, ग्रुप इज़ द राइट वर्ड। एक ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ठीक है। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये सारे के सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही थे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर थे। इसमें ऐसा नहीं था कि ये कमर्शियलाइज कंप्यूटर कर दिए गए हैं या फिर हर एक इंसान इसको यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं था, ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें इनपुट डिवाइस क्या यूज़ करते थे, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है। और इस साल IBPS 2020 का क्वेश्चन था ये, कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें जो इनपुट डिवाइस कौन सा यूज़ किया करते थे। इनपुट डिवाइस यूज़ करते थे पंच कार्ड। कौन सा? पंच कार्ड। मैंने कहा था ना कि पंच कार्ड जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन में जो है इसको यूज़ करते थे एज अ इनपुट डिवाइस। फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज यूनिट क्या यूज़ करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्टोरेज यूनिट यूज़ करते थे वो थी हमारी मैग्नेटिक ड्रम। अब मैग्नेटिक ड्रम क्या चीज़ है मैम, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैग्नेटिक ड्रम क्या चीज़ है। तो देखो आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम स्टोरेज डिवाइस, तो उसमें मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, सारा सब कुछ वहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि पहला जो जनरेशन था उसमें जो स्टोरेज डिवाइस था, स्टोरेज यूनिट था, वो कौन सा यूज़ करते थे हम लोग, मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती थी, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो इसमें लैंग्वेज यूज़ करते थे हम मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी, 0-1 वाली फॉर्मेट। अब 0-1 वाली फॉर्मेट को बाइनरी लैंग्वेज कभी भी नहीं कहना आपको, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है। क्या है, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है, ये लैंग्वेज नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि इतनी हाई लेवल की लैंग्वेजेस अवेलेबल नहीं थी या फिर इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो 0-1 के फॉर्मेट में ही डेटा जाता था कंप्यूटर के लिए। अभी भी 0-1 के फॉर्मेट में ही डेटा जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग करने की लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी, ठीक है, अभी डिफरेंट है, पहले की डिफरेंट थी। तो इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हो कि फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोडक्शन होता था। क्या होता था, बैच प्रोडक्शन होता था। इसमें ये क्या थे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर थे। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर थे, बैच प्रोसेसिंग किया करते थे। और ये फर्स्ट जनरेशन में जो इनपुट डिवाइस यूज़ होता था वो पंच कार्ड था, ठीक है। और इसमें स्टोरेज यूनिट क्या था, मैग्नेटिक ड्रम था। और लैंग्वेज कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, ठीक है, कौन सी, मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। देन यहाँ पे आपको कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि क्वेश्चन दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, या फिर वॉज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो उसमें आपको ऑप्शंस वगैरह डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट जो थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जैसे एकार्ट एंड मोचली ने जो कंप्यूटर बनाए थे 3 कंप्यूटर, जैसे इनियाक, ठीक है, इनियाक हो गया, इडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल यूनिवैक। देन ABC, मैम ABC था क्या, हाँ जी ABC भी था, क्योंकि तब वो पंच कार्ड यूज़ करते थे, तो ABC भी था। मार्क 1, ठीक है,
मार्क 1, और भी था IBM 650, मैंने इसको ऐसे याद किया था, IBM 650, IBM 701, ठीक है, IBM 701। तो ये क्या है, ये कंप्यूटर की लिस्ट है जो फर्स्ट जनरेशन में इजाद हुए थे या फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट किए गए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ये मेन नाम है, ये मेन नाम ही आपको पूछे जाते हैं। कैसे दे देगा, ऑप्शन में दे देगा। एक क्या करेगा, एक ऑप्शन जो है और दे देगा जो कि सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर आया था, उसके बारे में वो ऑप्शन दे देगा। और बाकी जो 5 ऑप्शन आते हैं ना, IBPS ले रहा है ना आपका एग्जाम, ठीक है, IBPS ही ले रहा है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ECGC का जो एग्जाम है वो IBPS ही कंडक्ट करा रहे हैं। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन कंडक्ट करा रहा है। तो अगर वैसा है तो 5 ऑप्शंस आते हैं, तो 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा ऑड वन आउट दे देगा जिसमें सेकेंड जो जनरेशन के कंप्यूटर है उसका कोई एक नाम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। अब सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था, इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा यूज़ किया जाता था? तो देखो, इसमें भी इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता था आपका पंच कार्ड। क्या? पंच कार्ड। लेकिन इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। सारा डिफरेंस देखेंगे, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सारा आगे, लेकिन ठीक है, लैंग्वेज भी देखना है हमको, स्टोरेज यूनिट्स भी देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो वो 1 बाय 1 देखते हैं। सेकेंड जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर था, इसमें स्टोरेज यूनिट कौन सी यूज़ की जाती थी? तो इसमें जो स्टोरेज यूनिट यूज़ की जाती थी वो थी मैग्नेटिक टेप, या फिर हम इसे मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक टेप कहो या फिर मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता था एज अ स्टोरेज यूनिट इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था, इसकी लिस्ट ध्यान में रखो, जैसे कि कौन सा, अभी हमने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। तो पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था? 1401, है ना, IBM का 1401। तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की लिस्ट है, ठीक है। जैसे और एक था मार्क 3, ओके, और एक था IBM का 7030, बहुत सारे हैं लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है मैं वो बता देती हूँ आपको। IBM का 7030, हनीवेल था 400। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है। मेन पॉइंट मैं लिस्ट जो है लिख कर दे चुकी हूँ बुक में, बुक लॉन्च हो जाएगा थोड़ी दिनों में, तो उसमें वो उतना ही याद करो, उससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास दूसरा भी काम बहुत ज़्यादा है, दूसरे भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फोटोन, कोबॉल, अल्गोल, ये ऐसी जो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है ये। तो ये लैंग्वेजेस क्या सेकेंड जनरेशन में यूज़ की गई थी? तो बहुत सारे लोगों को इतना कन्फ्यूजन होता है और सब क्या समझते कि नहीं इसको थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया होगा, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि इसको सेकंड जनरेशन में यूज़ किया है। तो लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सेकंड जनरेशन में यूज़ हुई थी लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस जो है सेकंड जनरेशन में यूज़ हुई थी, लेकिन इवॉल्व जो है ये थर्ड जनरेशन में हुई। माने थर्ड जनरेशन में इसको ज़्यादा यूज़ किया गया, थर्ड जनरेशन में इसका जो क्या कहते हैं यूजेस नहीं, एडवांसमेंट, हाँ, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ थर्ड जनरेशन में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो हाई लेवल जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, क्या वो सेकेंड जनरेशन में आई थी, इन्वेंट हुई थी? तो जी हाँ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ था, लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसका रेगुलरली यूज़ किया गया। ओके, तो सेकेंड जनरेशन यहाँ पे कंप्लीट। अब हम थर्ड जनरेशन पे मूव ऑन करते हैं। तो जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें इनपुट डिवाइस क्या है? इसमें इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक जो है इनपुट डिवाइस हम पंच कार्ड पढ़ रहे थे, लेकिन थर्ड जनरेशन से हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो चेंज हो चुका है। हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड। अभी भी हम क्या यूज़ करते हैं? कीबोर्ड यूज़ करते हैं, सिंपल। स्टोरेज डिवाइस क्या था? तो इसमें स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते थे हार्ड डिस्क, ठीक है, थर्ड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क। ओके, ये इसकी स्टोरेज डिवाइस थी। लैंग्वेज, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज।
जो हमारा थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका थर्ड जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो CUI या फिर इसे कहते हैं CLI। अब ये क्या चीज़ है मैडम, तो देखो आपने कभी देखा होगा कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग हो रही है, वाइट कलर के प्रोग्रामिंग हो रही है। अभी जो हम हाई लेवल का जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें ग्रीन कलर के लाइंस दिखते हैं आप लोगों को, रेड कलर के लाइंस दिखते हैं, लेकिन पहले मैंने इमेज रखी है इसकी, वेट लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, ये है आपका, ये होता था थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, ये यूज़ किया जाता था CUI क्या है, कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस। ये इस तरह से ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट कलर का जो है, आप जो भी लिखते थे वो वाइट कलर में आ जाता था, ठीक है। या फिर इसको CLI का फुल फॉर्म क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो आपके ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में आपका कमांड जो था वाइट कलर में नज़र आता था, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये, थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोसेसिंग फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया, ठीक है। इसका इन्वेंशन हुआ था, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग का इन्वेंट किया गया। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर है लिख लो उसके बारे में, जैसे PDP, ठीक है, PDP प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, ये पहला मिनी कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। PDP जो है ये पहला मिनी कंप्यूटर माना जाता है। और कौन सा कंप्यूटर था, यूनिवर्स 1108, ठीक है, यूनिवर्स 1108, IBM 360, ठीक है, IBM 360 या फिर 370, ठीक है, ये दो भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर माने जाते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इस टाइम पे ये बनाए गए थे। दूसरा है CDC, चेंज डेटा कैप्चर, ठीक है, 6600 वाला CDC। ओके, तो ये लिस्ट दे रखी है आपके बुक में, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान में रखो कि ऐसा भी कंप्यूटर इजाद हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में इनपुट डिवाइस क्या यूज़ किया जाता था, तो फोर्थ जनरेशन में इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और आपका माउस, ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस का इन्वेंशन। कीबोर्ड तो पहले ही थर्ड जनरेशन में यूज़ कर रहे थे, अभी माउस जो है एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे, ऑफ कोर्स हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी लैंग्वेज अवेलेबल है तो आप उसी का इस्तेमाल करोगे ना, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। देन इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी, हाँ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, GUI यूज़ करते थे, GUI। अब ये GUI का फुल फॉर्म पूछा गया था IBPS के एग्ज़ाम में, पिछले साल ही पूछा गया था, 2021 की बात है ये, कि GUI जो फोर्थ जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या है ये, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, आपके कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, आइकन्स और मेन्यू का। आइकन्स और मेन्यू, जैसे आप जो आपके एप्लीकेशंस देखते हो, जैसे आपका व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, कुछ उसका एक डिज़ाइन है, ठीक है, या फिर आपका यूट्यूब का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में या फिर आपके PC में, डेस्कटॉप में दिखाई देते हैं, ये होते हैं आइकन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। और मेन्यू क्या होता है, मेन्यू होता है ये कमांड, ये लिस्ट ऑफ कमांड होते हैं। जैसे कोई भी मेन्यू आप ओपन कर लो, जैसे MS वर्ड में आपने कोई मेन्यू ओपन किया, जैसे क्लिपबोर्ड जैसा मेन्यू ओपन किया, तो उसमें कौन से कमांड आपको नज़र आते हैं, जैसे कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है, कट हो गया। तो ये क्या होगा, कट पेस्ट कॉपी, ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपको वो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये मेन्यू में मिलते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। एक्चुअली उन ऑप्शन को क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड। तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका आइकन्स और कमांड के लिस्ट का, ठीक है, आइकन्स और कमांड के लिस्ट का। ये जो है फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए,
ठीक है, 4th जनरेशन में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए। 4th जनरेशन के लिस्ट अगर आप देखो कंप्यूटर के, तो जैसे IBM के पीसीज है, हमारे एप्पल के कंप्यूटर्स है, जो अभी नॉर्मल आप देखते हो, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर, 4th जनरेशन कंप्यूटर में लिस्ट में आते हैं ये लोग। ठीक है, देन 5th जनरेशन पे आगे बढ़ते हैं हम। 4th जनरेशन कंप्लीट, 5th जनरेशन। 5th जनरेशन, तो 5th जनरेशन में जो आपका प्रोसेसर यूज़ किया गया था वो है KIPS। ठीक है, KIPS इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो 5th जनरेशन में KIPS हम प्रोसेसर यूज़ करते हैं, इसे क्या कहते हैं या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या है? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये है आपकी प्रोसेसर। ठीक है, ये प्रोसेसर यूज़ करते हैं हम 5th जनरेशन में। 5th जनरेशन का जो वर्क है अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, 5th जनरेशन का वर्क जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस है मैम? जैसे आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रखा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, और न्यूरल, जो हमारे न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल नेटवर्क, इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा बात करते हैं इसके बारे में। तो जो न्यूरल सिस्टम, इसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क कहो या न्यूरल सिस्टम कहो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम चल रहा है। तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर्स है बच्चों। ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, ओके, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल, बहुत ही ज़्यादा मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इवॉल्व हो रही है। अगर आप लाइक साइड हसल कर सकते हैं या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी मशीन लर्निंग का कोई एक कोर्स कर लीजिए। इसमें बहुत स्कोप है आगे जाके। एक तो आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा पाओगे, सेकेंडली आपका एक क्या कहते हैं सिक्योर करियर हो जाएगा। अगर आप लाइक साइड हसल भी करना चाहते हो, जॉब के साथ साथ भी साइड हसल करना चाहते हो, तो मशीन लर्निंग में आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा बूम होने वाली है ये जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी क्या है, ये 5th जनरेशन कंप्यूटर्स है। क्या है बच्चों, ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है। कुछ लिस्ट देख लो 5th जनरेशन कंप्यूटर के, जैसे आपका परम है, ठीक है, नोटबुक है, देन आपका मैकबुक है, टैबलेट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी 5th जनरेशन कंप्यूटर में ही आती है। ये सारी लिस्ट जो है ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। माने जो हाईली इफिशिएंट, फास्टर, कॉम्पैक्ट इन साइज, लाइट इन वेट, रिलायबल, ये सारी चीज़ें जो आप अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, वो सारी की सारी 5th जनरेशन में चीज़ें आती है। और जो आगे इवॉल्व होंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड न्यूरल नेटवर्क, नैनो टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ये भी 5th जनरेशन कंप्यूटर ही माने जाएंगे। ठीक है, ये भी 5th जनरेशन कंप्यूटर ही माने जाएंगे। तो और भी कुछ पढ़ना है आगे जनरेशन के बारे में, तो वो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.